हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो लेसन है ये फिजिक्स का जो है तीसरा लेसन है। तीसरा लेसन जो हमारा है वो है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा जो है फिजिक्स का तीसरा लेसन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 7 मार्क्स से जो है पूछे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 7 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कुछ डेरिवेशन देखने को मिलेगा और कुछ परिभाषाएं आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो है न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और आप लोग जो है रेडी हो जाइए। देखिए, इस लेसन का ये हमारा पहला लेक्चर्स है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने यार दोस्त के साथ, सहपाठियों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। देखिए, हमारी ये जो क्लास है आपके सिलेबस यूपी बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस के हिसाब से है। इसमें सिलेबस में जो भी होगा और एग्जाम में जो पूछे गए होंगे उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। फिजूल के टॉपिक पर हम बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा हो, आपको अगर लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। हमारा जो लेसन है विद्युत धारा। तो सबसे पहले बात आती है विद्युत धारा क्या है। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा की डिफिनीशन देख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें विद्युत धारा क्या होती है, चाहे विद्युत धारा कहिए, विद्युत धारा करिए, जो भी कहिए, तो जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के डिफिनीशन की अगर हम बात करें कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है जब किसी चालक में प्रति सेकंड, यानी कोई चालक है हमारा, जब किसी चालक में प्रति सेकंड जो है प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, यानी हर सेकंड जो है जितने आवेश की मात्रा प्रवाहित होती है वह उसकी विद्युत धारा कहलाती है। यानी जब किसी चालक में, भाई हमारा कोई कंडक्टेंस है, चालक है, और 1 सेकंड में कितनी धारा वो प्रवाहित, आवेश कितना प्रवाह करता है, तो जितना आवेश वो प्रवाहित करता है वह उसकी विद्युत धारा कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं, कि जब किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले आवेश की जो मात्रा होती है वो धारा कहलाती है। समझ में आई बात कि नहीं। और दूसरी बात, इसी को आप कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, क्या आवेश प्रवाह की दर को जो है हम जो है विद्युत धारा कहते हैं। अब इसे आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं भाई, जो विद्युत धारा होती है इसे स्मॉल आई द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है। क्या होता है, धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। तो समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो है एम्पियर होता है। तो समझ में आ गई बात, विद्युत धारा क्या है। आपके सिलेबस का सबसे पहली हेडिंग जो है विद्युत धारा से ही पूछा गया। और उसके बाद जो दूसरा आपका हेडिंग इसमें बनता है, धातुओं में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। अब हम इस टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें धातुओं में विद्युत चालन, देखिए एक शब्द यहाँ पे बार बार आपको आपके मन में खटकेगा कि वैद्युत है कि विद्युत है। तो देखो बच्चों, इसमें ज्यादा आप कंफ्यूजन मत रखिएगा। कहीं कहीं विद्युत लिखा मिलता है, कहीं कहीं वैद्युत लिखा मिलता है। तो वैद्युत और विद्युत में बहुत ज्यादा दिमाग मत खटकाइएगा। आप विद्युत लिखिए और चाहे वैद्युत लिखिए, आपका काम दोनों पे चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कहा गया धातुओं में विद्युत चालन, यानी धातुओं में किस प्रकार से विद्युत चालन होता है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई धातु है, चालक तार है, कंडक्टेंस है, ये हमारा कोई धातु है। क्या है ये, धातु है, चालक तार है। अब धातु है तो जाहिर सी बात है सॉलिड होगा ये। जैसे ये हमारा धातु है, धातु, ये चालक तार है। तो धातुओं में जो विद्युत चालन होते हैं, देखो धातुओं में विद्युत चालन तब संभव होगा जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यानी धातुओं में जितनी ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उतने ज्यादा जो है विद्युत चालन करते हैं, यानी होता है। और अगर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री वैलेंसीज के इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, तो धातु उतना ही विद्युत का कुचालक होता है। यानी जितने ज्यादा संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, धातु उतने ज्यादा जो है सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। कुल मिला के धातुओं में जो विद्युत चालन होता है वो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, धातु उतना ही अच्छा जो है सुचालक
होता है, और जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है वो धातु उतना ही विद्युत का कुचालक होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई धातुओं में जो विद्युत चालन होता है इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितनी संख्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के होते हैं उन्हीं संख्या पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा मात्रा में संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उतना ही धातु बड़े अच्छा सुचालक होता है, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं वो धातु उतना ही विद्युत कुचालक होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? हमने यहाँ पे वही दिखाया है कि किसी धातु में विद्युत चालन उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो धातु विद्युत का ही उतना ही अच्छा सुचालक होगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य है तो धातु विद्युत का कुचालक होगा। वो इतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बात यह है कि देखो जब हम ये हमारा ये चालक है, क्या है? कंडक्टेंस है, चालक है, कोई धातु का तार है, ठीक है, और इसके दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हैं। अरे एक सिरे पर प्लस लगाओगे दूसरे सिरे पर माइनस लगाओगे, तो दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी इस पूरे चालक में जो है जब दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हो तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कार्यरत होता है। यानी जब आप यहाँ पे धारा दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हो तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन पर एक आवेशित बल जो है कार्य करने लगता है, जिससे इलेक्ट्रॉन चालक के ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक की ओर गति करने लगते हैं। भाई जब बल कार्य करता है, जब विभवांतर लगाते हैं दोनों सिरों पर, तो उसमें जो है एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है, और जब विद्युत वाहक बल कार्य करता है तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक सिरे के, मान लीजिए इधर जो है ये ऋणात्मक सिरा है हमारा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव सिरा है, और ये धनात्मक सिरा है, धनात्मक। तो जब इस बार विभवांतर आप लगाओगे तो ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन चलकर धनात्मक सिरे की ओर जाते, यानी गति करने लगते हैं, जाते हैं, जिससे चालक में आवेश का प्रवाह होता है। अरे जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है चालक में फिर जो है आवेश का प्रवाह होता है तथा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो उस समय जो है विद्युत धारा का संचालन होता है। इस प्रकार ठोसों में विद्युत चालन की क्रिया केवल इलेक्ट्रॉन के गति के कारण ही संभव होती है। यानी अगर हम ये बात करें कि धातुओं में जो विद्युत चालन की क्रिया होती है वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही संभव होती है, जबकि इसमें जो धनात्मक सिरे होते, धनात्मक आवेश होता है वो इसमें जो है धारा प्रवाह में भाग नहीं लेता। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? नहीं समझ में आया? फिर से सुन लो कि जब हम किसी आवेशित चालक पर, यानी जब हम चालक पर दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस वाहक बल के कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं, जिससे जो है चालक में धारा प्रवाहित होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक की ओर जाते हैं, और इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी धारा प्रवाह होने में इलेक्ट्रॉन ही जो है गति करते हैं, इसमें जो धनात्मक सिरा होता है वो जो है इसमें इलेक्ट्रॉनों की गति में जो है भाग नहीं लेता। तो इतनी बात समझ में आ गई ना कि धातुओं में विद्युत चालन कैसे होता है। भाई जब हम धातुओं में किसी धातु के चालक पर दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इसमें एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है, जो इलेक्ट्रॉन, जिससे कारण जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणात्मक सिरे से चलकर धनात्मक सिरे की ओर गति करते हैं, जिससे चालक में विद्युत प्रवाह जो है उत्पन्न होता है, यानी विद्युत धारा जो है बहती है। बात समझ में आ गई? तो अब ये तो था हमारा कि धातुओं में विद्युत चालन किस प्रकार से होता है। अब इसमें जो एग्जाम में आपके खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुगमन वेग क्या होते हैं, श्रांतिकाल क्या होता है, और माध्य मुक्त पथ क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जो है चर्चा करने वाले। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम धातुओं में विद्युत चालन करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं। ये टर्म्स आपके एग्जाम में जो है 1 नंबर 2 नंबर में पूछे गए हैं, या वैसे जो है ये सब पूछे जाते हैं, तो इनको भी देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहली बात आती है अनुगमन वेग।
देखिए अनुगमन वेग से रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन इसमें आपके बनते हैं। तो अनुगमन वेग क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। पहली बात तो अनुगमन वेग को वीडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसको आप दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अनुगमन वेग क्या होता है। आप जानते हैं जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, हमारा कोई चालक होता है तो जब चालक तार में जो है उनके सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। भाई जब आप विभवांतर लगाते हो चालक के सिरों पर, हमारा मान लीजिए चालक है, जब इसके दोनों सिरों पर विभवांतर लगाते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जो है गति करते हैं। और ध्यान सुनिएगा, अब ये गति करते हैं इतना तो आपको पता है, तो जिस निश्चित वेग से गतिमान होते हैं यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जब वो गति करते हैं तो कोई न कोई निश्चित वेग उनका होगा। अरे वैसे थोड़ी दौड़ लेते हैं, दौड़ते तो हैं लेकिन एक किसी न किसी निश्चित वेग से, यानी जिस निश्चित वेग से जो है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं वही निश्चित वेग जो होता है वो अनुगमन वेग कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? भाई ये हमारा चालक तार है, तो इस चालक तार में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो कोई न कोई निश्चित वेग से करते हैं। क्या करते हैं? निश्चित वेग से गति करते हैं। समझ में आ गया नहीं? यानी जो इलेक्ट्रॉन्स चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं वो कोई न कोई निश्चित वेग से गति करते हैं और जिस निश्चित वेग से गति करते हैं वही निश्चित वेग जो होता है चालक का अनुगमन वेग कहलाता है। समझ में आ गया अनुगमन वेग क्या है? कि जब किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जिस निश्चित वेग से गति करते हैं वही वेग अनुगमन वेग कहलाता है, जिसे हम बीडी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया अनुगमन वेग? अब दूसरी बात यह है श्रांतिकाल क्या होता है। श्रांतिकाल ध्यान समझिएगा, श्रांतिकाल इसे जो है हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब ये श्रांतिकाल क्या होता है? देखो जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाए जाते हैं, और जाहिर सी बात है चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं। भाई कोई न कोई वेग होगा और वही वेग अनुगमन वेग होता है। तो जिस अनुगमन वेग से यानी अनुगमन वेग से इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो अब वो जब गति करते हैं तो इस दौरान वो धन आयनों से टकराते रहते हैं। अरे उसमें कुछ धन आयन भी पड़े रहते हैं बीच बीच में। तो अब जब एक निश्चित वेग से इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो उसमें जो बीच बीच में धनायन पड़े रहते हैं उन धनायनों से वो लगातार टकराते रहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? टकराते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर धनायन था और एक यहाँ पर धनायन था, तो अब इस धनायन से एक बार यहाँ टकराया और इसके बाद यहाँ टकराया, तो अब इन दोनों के बीच टकराने में जितना समय लगा यानी एक धनायन से दूसरे धनायन के बीच में टकराने में जितना समय लगता है वह उसका श्रांतिकाल कहलाता है। समझ में आई बात कि नहीं? जिसे टाउ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने मतलब जब हम किसी चालक में के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनुगमन वेग से एक सिरे की ओर एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं और इस दौरान वो स्थिर धन आयनों से जो है टकराते रहते हैं। तो जब दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगता है वही उसका जो है श्रांतिकाल कहलाता है। वही हमने लिखा है कि चालक के सिरों पर विभवांतर लगाए जाने से इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तथा इस दौरान वो धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय श्रांतिकाल कहलाता है, जिसे टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तीसरी डेफिनेशन समझ लो, ये भी है माध्य मुक्त पथ। ये भी कभी कभी पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जाने रहिएगा। भाई जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाओगे इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करेगा और वो स्थिर धन आयनों से टकराएगा भी, तो कहा गया दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी। अरे यहां से यहां तक जो क्रमागत टक्कर है तो इन टक्करों के बीच में कुछ न कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, कुछ न कुछ दूरी होगी। तो इसी यानी जो दूर चली गई दूरी
इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाता है। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच की चली गई दूरी, यह जो है इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहलाता है, जिसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं भाई? चालक में जिस वेग से इलेक्ट्रॉन गति करता है अनुगमन वेग होता है, और जब वो दो क्रमागत टक्करों के बीच टकराता है तो उनका टकराना जो होता है वो श्रांतिकाल होता है। यानी जो समय लगता है टकराने में, यानी एक टक्कर मारा, अब दूसरे टक्कर मारने में जितना समय लगेगा वो श्रांतिकाल होता है। और दोनों टक्करों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम जो है माध्य मुक्त पथ, अरे दूरी को पथ हो गया ना, तो कुछ ना कुछ पथ होगा, तो इसे हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, जिसे जो है लैम्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये डिफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। तो इस लेक्चर्स में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर्स में मुलाकात करते हैं। इसके जो मेन टॉपिक्स बनते हैं, जो आपके एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना।